हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा में। और मैं आपका दोस्त, टीचर, जो भी आप समझें। आज हम शुरू करेंगे अपनी पहली क्लास इतिहास को। ठीक है। हिस्ट्री की बच्चों को बहुत कंफ्यूजन और बड़ा डाउट रहता है इतिहास को लेके। कुछ क्वेश्चंस लोगों को बच्चों को लगता है कि बनते हैं नहीं बनते हैं, बड़ा ही टिपिकल है या बहुत ज्यादा टफ पेपर आता है कि पता नहीं चलता है। कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं कि बड़ा ही लेंथी सिलेबस है, बड़ा है। तो इस पर्पज से कि किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से हम अपने पेपर को अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन बनाएं। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे आज की पहली क्लास को। तो मैं कुछ ब्रीफ नॉलेज आपको आज की क्लास के बारे में बता देता हूँ। पहला तो ये हमारा जो टारगेट है, चीजें हैं, वो हम एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। जो बच्चों के एग्जाम अभी पास में आने वाले हैं उसको लेके। और दूसरी एक चीज ये कि सबसे पहले हम लोग ना अपने क्लास के पीवाई क्यूज शुरू करेंगे। पहली क्लास से ही कुछ पीवाई क्यूज लगाएंगे हम लोग। ठीक है। तो उससे ये होगा कि बच्चों को थोड़ा सा जो कंफ्यूजन रहती है कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कितना डीपली पढ़ना है चीजों को, है ना, या लाइटली किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सारे का सारी चीजों में मैं आपको बताऊंगा कि कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या जो पढ़ना है वो जरूरी है या जो छोड़ना है वो जरूरी है। तो मेनली चीजें इतिहास में ये रहता है कि छोड़ना, या कोई भी सब्जेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो मेनली ये काम रहता है किस तरीके से पहला कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये सबसे बड़ी बात है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्या अगर तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है। अदरवाइज पढ़ने के लिए तो पूरा समंदर पड़ा है, बहुत ज्यादा मटेरियल पड़ा है, तो वो उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हमको उतना ही पढ़ना है जितना एक एग्जाम को निकालने के लिए, एक पेपर को निकालने के लिए जरूरी है। और वो कैसे पता चलता है कि कितना पढ़ना है, वो हमको डिसाइड कराता है हमारे पीवाई क्यूज, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वो आपको बताएंगे कि हमको कितना पढ़ना लेके चलना है, किस सेगमेंट के क्वेश्चन आते हैं, किस सेगमेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जिससे आते हैं हमको वही पढ़ना है, जिसको नहीं आते हैं, जिनसे पूछा ही नहीं जा रहा है, उनको हम ज्यादा ये तो नहीं कहेंगे कि स्किप कर दें, लेकिन बहुत कम टच रखेंगे उन चीजों में। ठीक है। तो कुछ चीजों के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, पहला ही प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं चीजों के बारे में। तो कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, इतिहास के बारे में। और इसके बारे में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो कुछ कंफ्यूजन आज होप्स हो कि आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कितना किस तरीके से पढ़ना है, क्या नहीं है। क्योंकि बच्चों में कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है इतिहास को लेके कि डेट्स है, फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है, किस तरीके से हम याद रखें चीजों को, किस तरीके से हम मतलब डील करें क्वेश्चन को। तो आज होप्स हो कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस चीज के बारे में, और इतना ज्यादा बर्डन फील ना करें आप इस सब्जेक्ट को लेके। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं इतिहास पे। ठीक है। ये है हमारा सब्जेक्ट, इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री। तो बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ना है या कैसे रहता है। तो इतिहास का एक मेजर वो है कि हम मेनली इतिहास को, जो चीजें घटनाएं घट चुकी हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, हमें उनसे कितना सीखना है, वो सारा का सारा हमें इतिहास बताता है। ठीक है। तो बात करते हैं इतिहास को पढ़ने का। तो इतिहास को मेनली हमने नेशनल, इंटरनेशनल, यानी कि कहा जाए कि पूरे संसार के इतिहास को, भारत के इतिहास में, मतलब अगर इतिहास को पूरा कहा जाए कि विश्व के इतिहास की तरफ से देखोगे तो पूरा डिवाइडेशन अलग तरीके से है, चीजें हैं, प्राचीन, मध्य है और चीजों के लिए। और आधुनिक मतलब कहा जाए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम किस तरीके से पढ़ेंगे। हमको केवल विश्व के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ इतिहास पढ़ना है अपने केवल पेपर की पर्पज से। और इंडिया के पर्पज से, मतलब भारत के पर्पज में किस तरीके से क्या है वो बात कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ इतिहास के बारे में। इतिहास को मेनली ना 3 भागों में बांट दिया गया है। जिन बच्चों का बिल्कुल भी इतिहास नहीं है वो बस क्लास को सुन लें, एक बार देख लें और रिवीजन करें, तो आई होप सो की चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। पहले आता है, तो आ गया ऐतिहासिक काल।
ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। दूसरे नंबर पे हम रखते हैं आद। आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम लोग रखते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है बच्चों, ये मेनली डिवाइडेशन है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इसमें कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से शुरू करना है। तो ये मैं बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक से। ठीक है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं हम। प्रागैतिहासिक काल में वो इतिहास इतिहास आता है जिसमें जो हम पढ़ते हैं वो सारा का सारा जो साहित्य, पुरातात्विक साहित्य पूरा, जिसके बारे में आज प्रागैतिहासिक काल में जिसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। इतिहास के बारे में कोई चीजें अगर हमको पता चलना है या पता करना है तो किसी चीज पे साक्ष्य तो होना चाहिए, प्रूफ तो होना चाहिए, तो उस पर बात करते हैं। तो इसमें जो बात करते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्य पे बात करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? प्रूफ, या फिर हमारे पास जो साधन है जिस बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, ये होता है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, दूसरे में बात कर लेते हैं, ये है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास क्या है ना, साहित्यिक साक्ष्य है प्लस पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, इसमें ये मिलता है। और तीसरा आता है, इसकी बात करें ऐतिहासिक की, तो साहित्यिक साक्ष्य प्लस पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य। और तीसरा इसमें मिलता है विदेशी विवरण। दिख रहा है ना बच्चों? ठीक है, विदेशी विवरण। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें हमने इंक्लूड करी हैं। ठीक है, इसको पढ़ने का क्या, पहले जब प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसमें प्राकृतिक साक्ष्य मिलते हैं हमको, जिसमें अभी इसका और थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। और आद्य ऐतिहासिक में जब साहित्यिक है, पुरातात्विक है। अब इसमें क्या होता है, प्राकृतिक साक्ष्य क्या होते हैं इस बारे में हम बात कर लेंगे आगे। इसमें एक चीज याद रखने वाली है, जो साहित्यिक जो साक्ष्य मिले हैं ये पढ़े नहीं जा सके हैं, मेनली ये है। ठीक है, इसमें केवल प्राकृतिक साक्ष्य मिलते हैं। प्राकृतिक साक्ष्य क्या होते हैं, जो जमीन से खोद के निकालते हैं, जैसे सिक्के हो गए, खंडर हो गई, ईंटें हो गई, ठीक है, अभिलेख हो गए, और ये सारे के सारे प्राकृतिक साक्ष्य मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, मतलब बेसिकली कि उस टाइम के लोग क्या चीजें इस्तेमाल करते थे, किस तरीके से चीजों का यूज कर रहे हैं, क्या है, वो सारी सारी प्राकृतिक साक्ष्य में आते हैं। साहित्यिक साक्ष्य होते हैं जिनको हम लिखते हैं, ठीक है, जिसको एक तरीके से भाषा के तौर पे या किसी सिंबल में हम लोग लिखते हैं, वो साहित्यिक में आते हैं। प्राकृतिक में आपको बताइए, दोनों मिक्स मिलते हैं इस काल में। ठीक है, तीसरा काल आता है, इसमें साहित्यिक भी मिलते हैं, प्राकृतिक भी मिलते हैं, और विदेशी विवरण। विदेशी विवरण जो लोग हमारे देश में घूमने के लिए आए, उन्होंने कुछ लिखा है, कुछ बताया है देश के बारे में, इतिहास के बारे में, वो सारे के सारे ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें जो चीजें मिली है, याद रखने वाली बात ये है कि इसमें जो साहित्य है, साहित्यिक जो साहित्यिक स्रोत है, पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बच्चों बात है आद्य ऐतिहासिक में। इसमें साहित्य तो है, साहित्यिक चीजें हैं, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज है, पुरानी चीजें हैं, तो उसको हमको
पढ़ने में असमर्थता रही है, हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये सारे के सारे इसमें आदि ऐतिहासिक में आते हैं। ऐतिहासिक काल में वो आते हैं साहित्य जिसको हम पढ़ सके हैं, प्राकृतिक शास्त्र की खोज भी करी और विदेशी रिसर्च, ये तीनों की तीनों चीजें इसमें आती हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ एक और चीज पे। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें मेनली हम तीन भागों में इसको बांट लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं पुरापाषाण, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, ये इसको हम तीन भागों में बांट लेते हैं मेनली। प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, ये मेनली डिविजन हमने कहा है इसका। और इसका बात कर लेते हैं थोड़ा सा पुरापाषाण काल की, इसकी। तो इसको भी हम तीन भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें मैं कुछ बताता हूँ। एक होता है निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा आता है उच्च उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो मेनली ये सारा का सारा डिवीजन मैंने आपको करके बता दिया है, ये डिवीजन है। ठीक है, रेज हो गया ये। ठीक है, तो ये सारा का सारा है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इसको हमने तीन भागों में जो पुरापाषाण काल है उसको बांटा है। उसके बाद मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें। इसका बात करें तो इसमें एक सोहन घाटी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जिनके नाम शायद आप सुनोगे या पढ़ोगे। एक आता है इसमें सोहन घाटी। ठीक है, साइट है, ये साइट का मतलब ये का है स्थल। सोहन घाटी हो जाता है, मिलता है इसमें नर्मदा घाटी। ठीक है, मेनली पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मनुष्य था वो घुमंतु था। ठीक है, घुमंतु का मतलब, घुमंतु, घुमंतु मतलब जो कि एक जगह से दूसरी जगह बस खाने की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता था। ठीक है, मध्य पुरापाषाण में क्या हुआ, यहां से यहां तक आते आते वो पशुपालन सीख गया। पशुपालन। ठीक है, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, पशुपालन सीख गया। और नवपाषाण काल आते आते क्या हुआ, कृषि। ठीक है, कृषि सीख गया था। कहने का मतलब यह है कि पुरापाषाण काल में देखोगे आप, जो मनुष्य था वो घुमंतु था, एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता। फिर जब काल आगे टाइम बढ़ा तो वो पशुपालन जो शुरू हुआ था वो मध्यपाषाण काल में शुरू हुआ। उसके बाद नवपाषाण काल जब आया तो उसमें कृषि सीख गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, मेहरगढ़ का नाम सुना होगा आपने। मेहरगढ़, जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, एक कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। ठीक है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हम लोगों को। हालांकि सबसे पुराना जो साक्ष्य मिला है वो लाहौरा देव से मिला है।
वो यूपी में जगह पड़ती है लाहौरा देव, वहां से अनाज के या मतलब कृषि उत्पादन का पहला साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, ये अभी रिसेंटली हुआ है लाहौरा देव। ठीक है बच्चों, ये कृषि से संबंधित है। मध्य पाषाण काल, सोन घाटी, इसमें क्या हुआ, जो मिलता है, ये सारे के सारे साइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे के बारे में। प्रागैतिहासिक काल मैंने आपको बता ही दिया, पहला, इसको हम ए दे लेते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको ये सारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगली चीजों के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। ये देखिए, अब ये हो गया हमारा ए, ये ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो बात कर लेते हैं बी की, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य, बी, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है बच्चों, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, हमको क्या मिला है, साहित्यिक साक्ष्य है हमारे पास, प्लस पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, ये हमको इसमें मिले हुए हैं, जो पढ़े नहीं जा सके हैं। पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, ये है सारे के सारे मैंने बता दिए इसमें जो मिले हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बता दूं, वो है हड़प्पा। ये आपने नाम सुना होगा हड़प्पा, वो आद्य ऐतिहासिक काल से, जिसमें इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जिसमें जो मिला है सिंबल के तौर पे, जो इसकी लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो मिली हुई है। आज के करंटली देखा जाए कि जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो हड़प्पा इसका मेनली, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, जो हड़प्पा घाट, हड़प्पा सभ्यता कहा लिया जाए, जो हड़प्पा सभ्यता है, वो इसका कहा जाए उदाहरण है। ठीक है, जिसके साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके। पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर लेता हूं मैं, उसमें क्या होता है, इसमें अभिलेख मिल जाते हैं। ठीक है, साक्ष्य होते हैं, अभिलेख हो गए, दूसरा सिक्के हो गए, ठीक है, खंडर, खंडहर, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें मिलती हैं। महल, ये सारे के सारे आ जाते हैं, खंडर में ही महल आ जाता है। ये सारे, ये पुरातात्विक साक्ष्य है हमारे। ठीक है, ये सारे के सारे प्राकृतिक साक्ष्य हैं, जिनको हम खोज के निकालते हैं चीजों के लिए। और जो इसमें मिले हैं साक्ष्य साहित्यिक, वो पढ़े नहीं जा सकते, आद्य ऐतिहासिक से संबंधित है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे जहां तक कि शुरू होता है। कुछ चीजें आद्य ऐतिहासिक से भी पूछी जाती हैं। थर्ड वन इज, मैं आपको और बता देता हूँ, ये है ऐतिहासिक काल। ठीक है, बात करते हैं सी की, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की बात कर लेते तो ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें जो साहित्यिक स्रोत है हमारे, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, प्लस पुरातात्विक, जो पुरातात्विक स्रोत है मिलते हैं, जिसकी जानकारी, और विदेशी विवरण। ठीक है, ये जब इसका अध्ययन करते हैं तो इन तीन चीजों पे हम बात कर लेते हैं। ऐतिहास साहित्यिक के बारे में मैंने बता दिया, इसमें जो साहित्यिक स्रोत मिले हुए हैं, जो पढ़े जा सकते हैं।
ठीक है, ये इसका मेनली डिफरेंस है उसमें और इसमें। जो इसमें साहित्यिक स्रोत मिले हैं वो पढ़े जा सकते हैं। अब साहित्यिक स्रोत में आप देखोगे कि क्या क्या मिल जाता है। मेनली आपने देखा होगा, एक होता है जिसमें वेद मान लो, वेद ब्राह्मण, ठीक है, वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, उपनिषद, उपनिषद हो गए, ये सारे के सारे इसमें मिल जाते हैं। कुछ जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो धार्मिक है वो मिल जाते हैं, धार्मिक तर होते हैं। जैन धर्म, ब्राह्मण, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है वो सारे के सारे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी साहित्य लिखा गया है वो है। कुछ विदेशी विवरण भी मिल जाते हैं जिसमें आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे हिंसांग आया हुआ था। मतलब कुल मिला के जो भी विदेशी विवरण मिलते हैं, मैगस्थनीज का नाम सुना होगा आपने, वो सारे के सारे इसमें मिल जाते हैं जो भारत के इतिहास के बारे में चीजों की जिक्र हमें देते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं चीजों के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन। कुछ बच्चों को बीसी और एडी, बीसी एंड एडी, ये बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि ये कब क्या है। इसको भी बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, और ये होता है हमारा ईसवी। ठीक है, कुछ बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि ईसा पूर्व क्या हो जाता है और ईसवी किस तरीके से होता है। तो बड़ा ही, अगर आप इस तरीके को आज देख लेंगे तो कभी भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चों। ठीक है, चलो एक बात कर लेते हैं हमने इस चीज के बारे में। हमने एक टाइमलाइन बना ली जहां से मानव उत्पत्ति हुई है वहां से लेके आज तक का। ठीक है, आज तक के बारे में, मतलब मान यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से मानव उत्पत्ति, ठीक है, और वर्तमान, वर्तमान तक। ठीक है, ये हमने 2024 तक मान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंफ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को। ठीक है, तो कंफ्यूजन किस लिए होती है कि जब बेसिक एक चीजें नहीं पता है तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है। बट कोई इशू नहीं है, आज के बाद आपको बीसी में और एडी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने ये टाइमलाइन यहां रख लिया इसको, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि 1 एडी। 1 एडी का मतलब क्या है, जहां से एक शताब्दी शुरू हुई है। ठीक है, अभी जैसे कि 2000 चल रही है, 2000 से हम आएंगे पहले 1918, ठीक है, 1700, 1600, 15, 14, इस तरीके से इधर बढ़ते आएंगे हम लोग, फिर 1000 पे आ जाएंगे। ठीक है, 180, ठीक है, यानी कि मैथ वाले बच्चे इसको थोड़ा सा, अगर मैथ पढ़ते हैं तो उसमें ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा चला होगा। इसको हम जीरो मान लेते हैं एक तरीके से कहा जाए, ठीक है, 180 पे। और इधर जब चल जाएंगे, एक आ गया, इधर से और चलते आएंगे तो मान लो उसके बाद फिर हम यहाँ पे जीरो पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 900, 800, ठीक है, यहाँ पे 19 रख लेते हैं, 1900, 18, 17, ठीक है, यहाँ 16, यहाँ 1600, 1500, ठीक है, यहाँ 1400। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें ताकि आपको है। हम लोग यहाँ है तो हम जब इधर से इधर चलते हैं, आते जाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ तक आते हैं, यहाँ पे जीरो शुरू होता है, 1000 हो गया, 1000 से भी आगे आएंगे तो साल जो चलती जाएंगे, अभी 2000 साल हुई है, जब पीछे आते जाएंगे तो यहाँ पे एक तो शुरू हुआ होगा ना। तो एडी मतलब ये क्या है, जो यूरोपियन थे, जो हमारे विदेशी जिन्होंने इतिहास लिखा, यूरोपियंस थे, उन्होंने इस कालक्रम को ना एक ईसा मसीह का जो जन्म वर्ष है, ठीक है, ईसा मसीह का जो जन्म वर्ष है वहां से मान लिया है। ठीक है, उसी को ईसा मसीह के, ईसा मसीह के जन्म वर्ष, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष से मान लिया, एडी से इसको मान के लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहां हमने जीरो मान लिया है, तो इधर जब चलेंगे ना, ये तो इधर चलते हैं माइनस में, ये पता होगा मैथ में बच्चों को। तो यहाँ पे आएंगे, एक 100 साल निकलेंगी, 100 माइनस में, यहाँ आएंगे तो 200 माइनस में, फिर इधर आएंगे तो माइनस में 300। तो जब माइनस में चीजें चलती हैं, इधर जब चलेंगे मतलब 100 से और पीछे, तो इसको बोलते हैं बीसी, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है बच्चों, इसी में आप आगे चलते जाओगे, आगे जाओगे तो हड़प 3000 पे जब जब पहुंचोगे, 3000 पे जब पहुंचोगे
तो 3000 के टाइम पे ही हमको मिलता है हड़प्पा। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, वो 3000 के आसपास जब पहुंचेंगे, इसका टाइमलाइन जो है वो 2750 से लेके 1750 तक मानते हैं बीसी में। ठीक है, हड़प्पा का टाइमलाइन जो है, बीसी का मतलब अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से है। और इससे भी पूछे चले जाएंगे, जो मैं बात कर रहा था लावरा देव की, दिख रहा है, हाँ ठीक है, मेहरगढ़ लावरा देव। तो जो साक्ष्य लाहौरा देव, लावरा देव से जो साक्ष्य मिले हैं वो 9000 बीसी तक मिले हैं। ठीक है, 9000 बीसी में जो अनाज के साक्ष्य मिले हैं वो लावरा देव से मिले हैं। मेहरगढ़ से मिलते हैं 7000 के आसपास। 6000 कोल्डी हवा जो चावल का साक्ष्य मिला है, तो कोल्डी हवा से 6000 के आसपास बीसी में मिलता है। आप समझ रहे हैं कि मतलब जब पशुपालन कृषि शुरू हुआ था, तो वो सारी के सारी है। जबकि साइट्स जो मिलना शुरू हो जाती है वो हड़प्पा की बात करें, नगरीय व्यवस्था जो शुरू हुई थी वो हड़प्पा का मानते हैं हम लोग, पहली नगरीय व्यवस्था। वो 3027 का टाइमलाइन एग्जैक्टली ये है, बच्चों को याद रखेंगे, एक मोटा मोटा फ्रेम के लिए हम 3000 के आसपास मान के चलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इधर से, और इसी में हम जब जब 3000 से और आगे जाएंगे 2000 के आसपास। ठीक है, 2000, फिर ये जो 1700 फिर 1500 पे आएंगे। तो वहीं से हमारे 15 जो आगे है, एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब हम 1500 के आसपास पहुंचेंगे ना, 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है। फिर जब हम इससे इधर और जाएंगे 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। ठीक है, 600 बीसी पे आएंगे, तो 600 बीसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इसी को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। और फिर जब 600 से इधर आएंगे, तो 600 से 180 के यहाँ तक चलेंगे, मतलब 180 तो चलो ठीक है, मैंने ज्यादा बोल दिया। 180 यहाँ तक मोटा मोटा 200 मान लो होते हैं। ठीक है, 200 बीसी तक मानते हैं। तो इसमें ही आप देखेंगे सेकंड जो नगरीकरण हुआ था, 16 महाजनपद जो मिलते हैं ना, इसमें बुद्ध हो गया, जैन धर्म हो गया, ठीक है, सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे इसका कालक्रम मैं बता देता हूँ। तो वो यहाँ पे मिलते हैं, जैसे मौर्य वंश हो गया, आर्य वंश हो गए, मतलब 16 जो महाजनपद मिलेंगे। 16 महाजनपद, ठीक है। पहले 16 जन थे, वो उसके बाद आ गया। तो हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो वो बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको चीजों के बता रहा हूँ, तो किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो यहाँ से 16 महाजनपद वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे। फिर 16 जनपद से आगे जाएंगे, फिर जब वंश मतलब सारा बढ़ना शुरू होगा, तो मगध 16 जनपद में ही मगध आ जाएगा, चेदी, और कहा जाए तो गांधार, ये सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे आपको 16 महाजनपद, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, ये होता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे, जब मौर्य वंश खत्म हो जाएगा, सातवाहन आएगा, सातवाहन के बाद जो खत्म होगा तो वकाटक आ जाएगा, वकाटक के बाद फिर आगे फिर आप पढ़ते जाएंगे, गुप्ता एम्पायर आएगा, गुप्ता पीरियड। ठीक है, वो एडी में शुरू हो जाता है, गुप्ता का टाइम रहता है। गुप्ता के बाद फिर वर्धन वंश आता है, वर्धन हर्षवर्धन जिससे रिलेटेड है। गुप्ता साम्राज्य में विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का, जिस ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आ रहा होगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं हम। ये मेरे हिसाब से आपको एक बेसिक चीजें, मैंने आपको सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट बता दिया है, जो आपको शायद समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं इतिहास के बारे में, उसका डिवीजन जो हमने किया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये आपको सारा का सारा मेरे हिसाब से थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसमें प्राकृतिक साक्ष्य मिले, प्राकृतिक साक्ष्य मैंने आपको बता ही दिए हैं कि क्या होता है, जो चीजें इस्तेमाल करी गई थी। साहित्यिक, इसमें साहित्यिक मिलता है, लेकिन जो पढ़ नहीं पाए हम, इसका एग्जाम्पल हड़प्पा मैंने बता ही दिया। इसमें तीनों मिलते हैं, जिसमें पढ़े भी जा सकते हैं और इनका हम आगे यूज करते हैं। ठीक है, फिर इनका पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया, सारी की चीजें पढ़ाने के लिए किस तरीके से क्या है। ठीक है, ये मैंने बता दिया पहले, दिया गया, सॉरी, बेस वन। ठीक है, ये पहले ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल के बारे में बता दिया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल। और ये किस क्या है, तो इसमें भूमंतु था मनुष्य। इसके बाद फिर पशुपालन सीखा, पशुपालन के बाद कृषि हुआ। ठीक है, और सारी चीजें ये हुआ। उसके बाद ऑप्शन बी, ये मैंने आपको बताया था। फिर आद्य ऐतिहासिक की बात आती है, आद्य ऐतिहासिक के बारे में ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है,
इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, चलो, मृदभांड। मृदभांड, मृदभांड को क्या बोलते हैं? बर्तन, ठीक है, जो इस्तेमाल किए हुए थे, ये सारे के सारे इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक के बाद मैंने बताया आपको ऐतिहासिक काल का आगे जिस तरीके से पूरा डिवीजन है, वो सारे का सारा मैंने एडी और बीसी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब चलो शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन सारे के सारे पीवाई की 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं, जातक कथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं जातक कथाओं के बारे में। तो इसका ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। पहला है लिंगायत, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है शैव धर्म। किससे संबंधित है जातक कथाएं? तो 10 सेकंड का समय बताएं मेरे को क्या है। बात करते हैं जातक कथाओं के बारे में। जातक कथाएं क्या है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। राइट आंसर क्या होगा इसका? बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। अब जातक कथाएं, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। ये चीजें बच्चों याद रखें। हाँ, मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ साथ ना जो बाकी के ऑप्शंस है उसको भी एक्सप्लोर कराता जाऊंगा, उनके बारे में भी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। तब फिर एक क्वेश्चन में करीब 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ताकि कुछ अच्छा आपको मिल जाए, ठीक है। तो बात करते हैं जातक कथाओं के बारे में। जातक कथाएं क्या होती है? जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन है, ठीक है, जातक कथाओं में। ये होता है आपका जातक कथा है, ठीक है। आगे बात करते हैं बाकी का शैव धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म में महावीर स्वामी इससे संबंधित है, आगे बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हड़प्पा स्थलों पर। अब बात आ गई हड़प्पा की। अब आप हड़प्पा का नाम सुनते ही आपको पता चल जाए कि ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है, जिसका साहित्य तो है और प्राकृतिक साक्ष्य जो भी मिले हैं, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत है उसके, वो उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अब पढ़ा कैसे नहीं जा सका है? एग्जाम्पल के तौर पर इसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। अब क्या है, किस तरीके से अब बच्चे बोलेंगे किस तरीके से भाषा थी जो पढ़ी नहीं जा सकी है? बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे आज के टाइम पे व्हाट्सएप चलाते होंगे तो उसमें ना इमोजी आती है, ठीक है, संकेतक के तौर पे इस्तेमाल करते थे। जो एक है, आप देखोगे कि रोती हुई इमोजी है, आज के टाइम पे इसको यूज किया जा रहा है चीजों के लिए। वो अपने आप में कि मूड खराब है, कि नमस्ते वाला कॉन्सेप्ट है और थम्स अप वाला कॉन्सेप्ट है, ये सारे का सारा एक तरीके से ना मॉडर्न चीजें हैं। वैसा ही इसमें था कि जो सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करी गई है हड़प्पा काल में, जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, जो भाषा पूरी समाप्त हो चुकी है, वही चीज है, ठीक है। इसके बारे में आप, हड़प्पा का नाम आपने सुन लिया होगा, इसका टाइम पीरियड 2750 से मान के चलते हम लोग 1750 तक, लगभग लगभग बीसी में 1000 साल तक ये चलती रही थी, ठीक है। जिसमें हड़प्पा का नाम, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, राखी गढ़ी, धौलावीरा, लोथल, ये सारे के सारे जो स्थल है वो सब इसी से संबंधित है। अब बात करते हैं इसकी। तो हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में, ठीक है, तो उसका जब निर्माण करने के लिए लेके चले गए थे। तो ऑप्शन ए है ईंटें, ऑप्शन बी है दरवाजे, ऑप्शन सी है कांसे के दड़ और ऑप्शन डी है लोहे की पटरियां। तो बताया बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर? मतलब जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इंजीनियर जो थे वो हड़प्पा की कौन चीजें थी जो उसमें से लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल में कर ली गई, मेनली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर बच्चों बताएं। इसका सही आंसर होगा ईंटें। जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है, तो जो हड़प्पा के टीले थे, हड़प्पा की जो साइड थी वहां से पता तो था नहीं लोगों को कि क्या है ये, कह रहे टीले। आज भी आप देखते होंगे अपने गांव क्षेत्र में या कहीं थोड़ा साइड में बाहर जाते होंगे तो बड़े बड़े स्तूप या स्तूप तो नहीं कह रहा, टीले मिलते हैं जिनकी खुदाई आज तक नहीं मिली है, जो हड़प्पा की साइड से। तो वहां से जो ईंटें मिलती थी लोग निकाल के
अपने इस्तेमाल में कर लिया उन लोगों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए। लेकिन जब खुदाई हुई बाद में पता चला कि ये सब क्या है, तो पता चला कि पूरी की पूरी एक सभ्यता है। ठीक है, फिर खुदाई बढ़ती गई तो बहुत सारी साइट्स, कहा जाए एक स्थल मिलते रहे हैं। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? ईट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है या लिखित है? ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इसका नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ठीक है, पहली बात कर लेते हैं। मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था। ठीक है, और ये आया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है बच्चों, ये मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसको चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से इसने नंद वंश का जो धनानंद था उसको हटा के खुद राजा बनाया था कौटिल्य ने इसको। ठीक है, जो मौर्य वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। अब तो बात कर लेते हैं मेगास्थनी जो आया हुआ था, तो उसने कौन सी किताब लिखी है, कौन सी पुस्तक है जो लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका, अर्थशास्त्र और पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी। तो उसका सही आंसर होगा इंडिका। मेगास्थनीज की किताब है इंडिका। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, ये पूछा जाता है कई जगह कि इंडिका किसकी है। या इस क्वेश्चन से जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं एक्सप्लोर करा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया हुआ था, एक और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया कौन सी किताब लिखी, इंडिका। ठीक है, तीसरा बात कर लेते हैं नेचुरल हिस्ट्री। ये नेचुरल हिस्ट्री की जो बुक है वो किसने लिखी है? ये प्लिनी ने लिखी है। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य, ये कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य वही जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, इसी को चाणक्य कहते हैं। और इनके जो राइटर है पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी, ये अज्ञात है। ठीक है, अब ये किसने लिखी है ये पता नहीं है। इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। ठीक है बच्चों, ये किसने लिखी है नहीं पता है, अज्ञात है इसका लेखक। और ये जो व्यापार का कहते हैं, प्राचीन भारत में जो भारत का व्यापार चलता था उसके बारे में जिक्र करती है ये वाली किताब। ठीक है, ये 180 के आसपास लिखी गई है। और ये जो कहा जाए हमारे दक्षिण भारत में जो हमारे बंदरगाह है उनके बारे में जिक्र करता है। ये कई सारे बंदरगाह इसमें इसमें जिक्र किया हुआ था। और रोमन एम्पायर मतलब जो रोम का साम्राज्य था उसके साथ इसका व्यापार चलता था, उस बारे में इसकी जानकारी। रोम के साथ व्यापार, रोम के साथ व्यापार का विवरण इस किताब में मिलता है बच्चों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से मैंने आपको बताया, दो क्वेश्चन ये हो गए, तीसरा चौथा पांचवा, तो मतलब 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप ठीक से इसको पढ़ते जाएंगे, अगर पीवाई की इसको सॉल्व करा रहा जो मैं करा रहा हूँ आपको, और उसके साथ में राइट आंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ में, तो उसके बाकी के ऑप्शन है 3 ऑप्शन, उनको भी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लोर कराता जाऊंगा और कुछ नई चीजें ऐड कराता जाऊंगा, जाके आपको पता रहे कि हाँ ये चीजें हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है वैदिक काल। अब अभी मैंने आपको अभी अभी आज की क्लास में वैदिक काल के बारे में बताया, इसका टाइम पीरियड बताया मैंने वैदिक काल का, 1500 से लेके 1000 BC। ठीक है, जिसमें वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद जो लिखा गया है, सबसे पुराना वेद जो हमारा है ऋग्वेद, वो सारा का सारा वो ऋग्वेदिक काल से ही है। और आर्य जो आए हुए थे वो ही है। ठीक है, महत्वपूर्ण सही जो क्रम बताया। अब बात करते हैं वैदिक काल में महत्वपूर्ण जो देवता थे उसका क्रम बताना है, मतलब जो हमारे पूर्वज थे वैदिक काल में जो लोग थे, वो कौन से इनमें से देवताओं का एक ग्रुप है जिसकी पूजा की जाती थी, वो बताना है हम लोगों को। तो ऑप्शन ए है अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण।
ऑप्शन बी है ब्रह्मा प्रजापति गरुड़, ऑप्शन सी है वरुण विष्णु शिल, और ऑप्शन डी है शेषनाग चंद्र यम। बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो बताएं बच्चों, क्या है इसका सही आंसर? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वैदिक काल से संबंधित है। वैदिक काल से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, आपका अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है कि आपकी शिफ्ट से क्वेश्चन ना आए, आपके पेपर में ना आए, लेकिन अदर जो शिफ्ट होती है उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलते रहते हैं वैदिक काल से, क्योंकि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है हड़प्पा वैदिक काल, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो बात करते हैं प्रथम देवता अग्नि की। अग्नि को यज्ञ से संबंधित था, महत्वपूर्ण देवता, और इसको देवता तथा मनुष्य के बीच मध्य या मध्यस्थता करने वाला देव बोला जाता था। यानी कि देवताओं को और मनुष्यों को जोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट था या जोड़ा जाता था वो अग्नि के थ्रू ही जोड़ा था, अग्नि देवता के थ्रू। तो देवता तथा मनुष्यों के बीच जोड़ने का काम, मनुष्यों को जोड़ने का काम था। ठीक है, मनुष्यों को जोड़ने के लिए, ठीक है, अग्नि का ये काम था, यज्ञ से संबंधित। इंद्र, बात कर लेते हैं इंद्र की। जो इंद्र है, इधर लिख देता हूं मैं, इंद्र, इंद्र को पुरंदर, पुरंदर, पुरंदर की उपाधि दी गई है। पुरंदर का अर्थ होता है किला भेदने वाला है, किला को तोड़ने वाला। ठीक है, पुरंदर की उपाधि दी गई है, पुरंदर। ठीक है, सोम, सोम हमारा समुद्र का देवता, समुद्र का देवता। ठीक है, सोम को, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। सोम वनस्पतियों का देवता, वनस्पति का देवता। ठीक है, सोम को वनस्पतियों का देवता बोला जाता है। आपने सोम से सोमरस सुना होगा, तो वो वनस्पतियों का ही देवता कहा जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता, वर्षा का देवता, वर्षा का देवता भी बोला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखें। और बात करते हैं वरुण की। वरुण जो है ये है समुद्र का देवता, समुद्र का देवता। ठीक है, वरुण को समुद्र का देवता। तो मैंने अब इतनी चीजें आपको बता दी है। ये तो ये चीजें कि मनुष्य और देवताओं को जोड़ने के लिए कौन सी अगर पूछा जाता है तो अग्नि, इंद्र को पुरंदर की उपाधि दी गई है, कलाओं का जोड़ा, और वर्षा का देवता इंद्र को बोला जाता था। सोम वनस्पतियों का देवता, और जो वरुण है वो समुद्र का देवता कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें मैंने आपको बता दी है। मेनली ये है कि हम लोग नेचर से संबंधित जो भी चीजें थी और उनकी ही पूजा करते थे हमारे पूर्वज, वैदिक काल में देखेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा अंबी कहाँ के शासक थे? राजा अंबी कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है अयोध्या। बताएं राजा अंबी, अगर राजा अंबी के बारे में आपने नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो राजा अंबी, पहली बात मैं बता देता हूँ, सिकंदर के समकालीन था ये, सिकंदर के समकालीन। ठीक है, सिकंदर के समकालीन था, जब सिकंदर ने आक्रमण किया हुआ था भारत पे, तो ये राजा था। तो ये कहाँ का राजा था? तो उसका ऑप्शन बी सही है। राइट आंसर क्या होगा? तक्षशिला, तक्षशिला का राजा था राजा अंबी, जिसको सिकंदर ने हरा दिया था वॉर में। ठीक है, ये सिकंदर के समकालीन था, याद रखें इस चीज को। कन्नौज तो होगा नहीं, कन्नौज का महत्व तो आप पढ़ेंगे महाजनपद काल में, वर्धन काल में काफी बढ़ गया हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन ने जो राज्य अपना बनाया था राजधानी, वो यही था। अयोध्या राजा राम से संबंधित है, और कन्नौज ये एमपी में पड़ता है, मालवा क्षेत्र वहां से संबंधित है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर। अब हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, उसी की एक स्थल है रंगपुर, भारत के किस, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हड़प्पा एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है,
तो उसके कई सारे नाम हैं जिसमें आप पढ़ते जाएंगे आगे। जो तो ये वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है वो आपको बताना है। रंगपुर कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन डी है और सी है हिमाचल, और ऑप्शन डी है इसका हरियाणा। बताओ बच्चों किससे संबंधित है, किस वर्तमान में किस राज्य में रंगपुर मिलता है हमको? तो इसका सही आंसर बच्चों होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात, ये है गुजरात। गुजरात रंगपुर जो है वो गुजरात में मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताता हूँ, गुजरात में और भी स्थल है जैसे लोथल, ठीक है, धौलावीरा, ये बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह का मतलब जहाँ जहाँ से ट्रेड होता था, चीजें चलती थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदरगाह, एक हड़प्पाकालीन एक बंदरगाह है, वो कहाँ है? वो लोथल में है। डकयार्ड यहाँ पे मिलता है जहाँ से जहाज खड़े होते हैं, गोदीवाड़ा जिसको बोला जाता है। धौलावीरा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान, राजस्थान में हमें मिलता है कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। हरियाणा में साइट की बात कर लें तो बनावली, राखीगढ़ी, ये साइट्स हड़प्पा से हरियाणा से संबंधित है। हिमाचल में कोई भी साइट नहीं है, ठीक है। ये नाम आप याद रखें, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। कहाँ से मिलता है? अभी रंगपुर पूछ ले, कालीबंगा पूछ सकता है, बनावली पूछ सकता है, राखीगढ़ी पूछ सकता है, लोथल, धौलावीरा, ये सारे के सारे पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है चीजों के बारे में, कहाँ पे कौन सा मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, कालिदास द्वारा रचित नाटक है, कालिदास का रचना है कि अभिज्ञान शकुंतलम, जो नाटक लिखा है तो जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम में एक पात्र है शकुंतला और दूसरा जो पात्र है राजा, उसकी प्रेम गाथा है। तो दूसरा जो पात्र है, करेक्टर है, उसका हमें बताना है कि क्या नाम था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए कह रहा है धृतराज था, ऑप्शन बी कह रहा है दुशासन, ऑप्शन सी है दुष्यंत, और ऑप्शन डी है राजा दशरथ। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखें। और क्या याद रखने वाली बात है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत इसके दूसरे पात्र हैं, इनकी प्रेम गाथा कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शकुंतलम में। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये पात्र कौन कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन, कालिदास जो थे, जो कालिदास थे, कालिदास विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जो था, विक्रमादित्य के राज उसमें कहा जाए कि राजकवि थे ये। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त, सॉरी, ठीक है, उपाधि विक्रमादित्य ने लिया था, ठीक है। अब क्या है, ये इससे संबंधित है कालिदास, कालिदास की और भी रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ। मेघदूत, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त नहीं था, क्या नाम था अभी जैसे भी, या मुझे याद आएगा मैं बताता हूँ ये क्या था। विक्रमादित्य की उपाधि ली हुई थी, गुप्त वंश से संबंधित था, हाँ। ये गुप्त राजा था, गुप्त वंश से संबंधित, ठीक है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली हुई थी। और ये मेघदूत इनकी रचना है कालिदास की, ठीक है। एक तो मेघदूत हो गई, ऋतुसंहार हो गई, ये सारी की सारी इनकी रचना है, ठीक है। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ही था वो, ठीक है, गुप्त वंश का जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। क्वेश्चन अगला कर लेते हैं।
गांधार कला शैली, जो गांधार कला शैली है, स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पहली बात तो गांधार कला शैली क्या है, इस बारे में स्कूल ऑफ आर्ट जो है तो किससे संबंधित है? पहला है कुषाण वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है चोल वंश, ऑप्शन डी है नंद वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय यही था वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गांधार कला शैली के बारे में। पहली बात तो गांधार कला शैली क्या है, ये स्थापत्य कला शैली से संबंधित है। स्थापत्य कला शैली है ये हमारी। ठीक है, स्थापत्य कला शैली से संबंधित है गांधार कला शैली। और ये किसके टाइम पे विकसित हुई थी, किस वंश के समय विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा कुषाण वंश। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुषाण वंश। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में, गांधार कला शैली के बारे में। गांधार कला शैली, कुछ स्थापत्य कला शैलियां, एक तो गांधार हो गई, दूसरी स्थापत्य कला शैली के बारे में बात करें तो मथुरा शैली। मथुरा शैली, ठीक है। एक हो जाता है नागर शैली। ये सारी की सारी स्थापत्य कला शैली। स्थापत्य का मतलब ये होता है कि जो हम आर्किटेक्ट कुछ चीजें बनाते हैं, जो चीजें बन रही हैं, उस शैली से संबंधित है ये। ठीक है, तो मथुरा शैली हो गई स्थापत्य कला शैलियों में, और गांधार कला शैली, मथुरा शैली, नागर, एक होता है नागर शैली, ये आप पढ़ोगे। वेसर शैली, वेसर शैली, तीसरा है द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली, ये सारी की सारी जो शैली है, जो स्थापत्य कला शैलियों में, इनका नाम है। बाकी के मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो, इसका संस्थापक था। विजयालय चोल से संबंधित था। नंद वंश, महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। लिख दूं क्या? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है। चोल का विजयालय, इसका संस्थापक था महापद्मानंद, इसमें नंद वंश की ये महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि बाणभट्ट कौन था, तो उस बारे में। तो ऑप्शन ए है इसका अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी है हर्षचरित्रम, ऑप्शन सी है अकबरनामा, और ऑप्शन डी है मालविकाग्निमित्रम। बताएं ये बाणभट्ट की कौन सी रचना है जो बाणभट्ट ने लिखी थी? तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो इसका सही आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हर्षचरित्रम या हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित, बाणभट्ट हर्षचरित, जो राजा हर्ष का, राजा हर्ष का दरबारी कवि, ठीक है, राजा हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही रचना की हरिश्चरित्रम की। ठीक है, और इसने अपने राजा के बारे में बड़ा ही यशोगान किया है अपने राजा का, कि बहुत ज्यादा फेमस था, ये था वो, बहुत सारी क्वालिटियों के बारे में अतिशयोक्ति करी गई है इस चीज में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अष्टाध्यायी ये किसकी रचना है? ये पाणिनि की, ये अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। हर्षचित्रम बता दिया। अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल। बात कर लेते हैं मालविका मित्र, ये कालिदास। ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ये फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है कि इनकी रचयिता कौन है, किसने लिखी है, पाणिनि। और इसका विषय जो कि अष्टाध्यायी का व्याकरण से संबंधित है। क्या है? व्याकरण। ठीक है, याद रखना है बच्चों। ठीक है, जो इसका विषय है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है। जो हर्षचरित्रम बाणभट्ट ने लिखी है। अकबरनामा अबुल फजल ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है। और मालविका मित्र कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे लिखे गए हैं। कालिदास जिसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात की हुई थी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर है, डैश डैश डैश, एक तो हड़प्पा है और दूसरा जो नगर है जो खुदाई में करने में सामने आया है, तो बताएं कौन सा है। जो इसमें से ऑप्शन पहला है हस्तिनापुर, ऑप्शन बी है इसका मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी है सूरत और ऑप्शन डी है वाराणसी। मतलब बच्चों क्या है, जो हड़प्पा और दूसरा जो निकला है स्थल वो कौन सा है हड़प्पा कालीन इनमें से। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो बड़े आराम से इसका आंसर दे देंगे। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का बहुत बड़ा नाम है हड़प्पा साइट्स में, हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है। ठीक है, नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन मोहनजोदाड़ो से कुछ और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इतिहासकार ने एक ही राज्य की दो जुड़वा राजधानियां इसको बोला है। ठीक है, वो उतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। मोहनजोदाड़ो जोदाड़ो और हड़प्पा। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या होगा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से महास्नानागार मिला है। ठीक है, महास्नानागार जो है एक तरीके का स्विमिंग पूल जिसमें पूरा बहुत बड़ा नहाने का वो मिला है स्थान। ठीक है, वहाँ पे अनाज के गोदाम वगैरह भी मिले हैं मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और ये मैंने बताया सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार, ये जस्ट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया कि क्या है, कहाँ से मिला है, दिस वन। ठीक है, पीवाई की उसका यही फायदा है कि कहाँ से क्या है ये मैंने आपको बता दिया, बड़ा एक सेकंड के। मोहनजोदाड़ो, राइट आंसर क्या होगा इसका, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, बनावली, ये मैंने आपको बताया था। एचआर मतलब हरियाणा में मिलता है, लोथल गुजरात। ठीक है, एचआर या पूरा ही लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो। हरियाणा में मिलता है। ठीक है, ये गुजरात में मिलता है मोहनजोदाड़ो, ये अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में मिलता है। कालीबंगा, ये शायद मैंने आपको अभी बताया था, कुछ बच्चों को अगर याद हो तो आज की क्लास में, ये राजस्थान, ये राजस्थान की साइड है। ठीक है, तो पीवाई की उसका यही फायदा होता है। अब एक क्वेश्चन तुरंत ही आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद जो है, अब आपको पता होगा ऋग्वैदिक काल जो मैंने अभी आज बताया था कि टाइम पीरियड क्या है क्या नहीं है। तो कौन से कितने मंडल है ये बताना है हमको, ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। बताए ऋग्वेद में कितने मंडल मिलते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल मिलते हैं ये पूछा है। तो ऋग्वेद में बच्चों 10 मंडल मिलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल मिलते हैं। और कुछ बताऊं मैं, दूसरा और सातवां ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कौन से मंडल 10 मंडल में सबसे प्राचीन कौन है, तो बच्चे टिक लगा देंगे कि 10वां सबसे लास्ट में लिखा गया तो 10वां ही सबसे प्राचीन होगा। ऐसा नहीं, सबसे प्राचीन जो है वो दूसरे और सात में है, 2 से लेकर 7 तक। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, दूसरा और सातवां सबसे प्राचीन है। बाकी के 10वां मंडल और वो है, जो बाकी के हैं वो आधुनिक लेटेस्ट लिखे गए हैं। और 10वें मंडल का, 10वें मंडल में एक चीज और पूछी जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बात हो रही है तो जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, ये इधर लिखा हूं। 10वें मंडल का पुरुष सूक्त ये जो मिलता है वो इसमें मिलता है। ठीक है, 10वें मंडल है पुरुष सूक्त। ठीक है, 10 इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, ये है। क्वेश्चन अगला 13वां, प्राचीन शहर लोथल, ये तो देखते ही आप बता दो कि लोथल का कहाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। ये मैंने आपको बता ही दिया था अभी, गुजरात। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आया होगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ
अगर क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल होना चाहिए ना, इसको कट पिट कर, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर पीडी जिन बच्चों को भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टारगेट विद तेजा के नाम से। ये सोशल मीडिया हैंडल्स है हमारे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।